क्या आम आदमी पार्टी के पास सिर्फ एक ही नारा है, भ्रष्टाचार, और दूसरा शांति मार्ग? इसके सिवाय कोई नारा है आम आदमी पार्टी के पास? तो सिर्फ आप भ्रष्टाचार को ठीक कर दोगे तब भी बाकी चीज़ों पर लाइन आप क्या लोगे? हैं भाई, पंजाब में गए हैं राज करने, बेअदबी पर लाइन क्या लेंगे ये बताएं? पंजाब के पानी के बंटवारे पर ये लाइन क्या लेंगे? कोई इनका पॉलिसी है पानी के बंटवारे पे? तो केजरीवाल या उनकी आम आदमी पार्टी जिस तरीके से डेवलप हुई है और बनी है, उसमें कहीं किसी तरह के विचार की गुंजाइश नहीं है। वो 2 मिनट मैगी पका के खाने वाला मसला था, और विचार की गुंजाइश जो लोग पैदा कर सकते थे, जो लोग आए थे इसके लिए, उनको तो भगा दिया गया। आम आदमी पार्टी पिछली बार ही कांग्रेस को रिप्लेस कर लेती पंजाब में, पिछली बार ही तय था, 5 साल वो डिले हो गया। अब की जो हुआ है उसको पहले ही हो जाना था। इसका मतलब कि केजरीवाल ने कोई कदम वदम नहीं बढ़ाए हैं। केजरीवाल को कितना कदम बढ़ाना है, कहाँ कदम बढ़ाना है, ये सब कुछ कैलकुलेटेड है, तय है, और एक लार्जर गेम प्लान का पार्ट है। इसीलिए लार्जर गेम प्लान में कांग्रेस के वैक्यूम को भरने के लिए आम आदमी पार्टी है, और वो आम आदमी पार्टी जब वैक्यूम को भरेगी तो उसका बीजेपी से कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। अगर कन्फ्लिक्ट आपको दिख रहा है तो आप समझ जाओ कि ये जो है WWF वाली नकली लड़ाई है। कुश्ती तो अभी भी कर रहे थे 4 दिन पहले केजरीवाल, जो बोल रहे थे मैं चैलेंज करता हूँ MCD के इलेक्शन करवाए जाएं। वो सिर्फ दिखाने के लिए होता है, नूरा कुश्ती, मैं वही कह रहा हूँ, 36 इंच के टीवी पे दिखाने के लिए वो नूरा कुश्ती है। आप चैलेंज कर रहे हो, चैलेंज का ग्राउंड क्या है? आपके हाथ से तो सब ले लिया गया GNCT एक्ट से, बचा क्या आपके पास कि आप चैलेंज कर रहे हो? MLA तो बन जाते हैं आम आदमी पार्टी के, और MP जो बन जाते हैं वो बीजेपी के। तो हो सकता है कोई तालमेल हो भाई। आप ये आंकड़े फिट बैठते हैं? पता नहीं, आप किताब में देखना। आप अगर किताब में एक छोटा सा इतिहास लिखा हुआ है कि ये नारा एक आया था, मोदी फॉर PM एंड केजरीवाल फॉर CM। एक ही जनता दिल्ली की आखिर वो क्या सोच के CM चुन रही है केजरीवाल को और PM चुन रही है मोदी को? ये जनता क्या मतलब बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया है क्या जनता को? ये सवाल अभी भी मन में लोगों के सवाल है। बाइपोलर डिसऑर्डर है भाई। एक ही टाइम में चुनाव हुआ ना, तो वो जो केजरीवाल फॉर CM और मोदी फॉर PM का नारा था, वो नारा कहाँ से आया था और कहाँ चला गया, इसके पीछे की सारी कहानी है। वो कहानी इसमें है, आप देखिएगा कैसे आया, फिर वेबसाइट से गायब हो गया, फिर दोबारा आ गया। तो ये डिसाइड किसी ने किया अभी उस पार्टी का चेहरा केजरीवाल हो गया? लोगों को ऐसे नेता की ज़रूरत है, या ऐसा नेता दिया जाता है जिसके पास्ट पर कोई सवाल ना हो, पास्ट जिसका छुपा हुआ हो, जिसका पास्ट क्लियर है और कंटिन्यूटी में है पब्लिक डोमेन में, उसको थोड़ी नेता चुना जाएगा। मिस्टिकल वो मिस्टिकल एलिमेंट होना चाहिए ना। अरविंद केजरीवाल में वो मिस्टिकल एलिमेंट है, ठीक है। नरेंद्र मोदी में वो मिस्टिकल एलिमेंट है कि आप पीछे जाके देखोगे तो कुछ मिलेगा ही नहीं। केजरीवाल जब सत्ता में आते हैं तो वो बोलते हैं मैं बस पैसे नहीं लगाने के लिए, लोग पैसे लगाएंगे। क्या फंडिंग तब से शुरू हो जाती है कि लोगों के पैसे के ऊपर ही चुनाव लड़ते हैं? नहीं, पैसे के बहुत स्रोत रहे हैं इनके। मतलब मुझे तो लगता है कि 2000 से 2002 के बीच में अमेरिका में जो रहे हैं ये, उन्होंने बड़े संपर्क बनाए होंगे। मतलब इसमें तो एक आध की बातचीत भी है, प्राण कुरूप हैं। 2024 में वो हंसी के पात्र नहीं होंगे। 2024 में वो कंटेंडर होंगे, प्राइम कंटेंडर होंगे नरेंद्र मोदी के। और वो प्राइम कंटेंडर सिर्फ इसलिए नहीं कि उनकी अपनी काबिलियत है, इसलिए क्योंकि ये पूरा इकोसिस्टम चाहता है। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੋਲ ਜਾਣਾਂਗੇ और ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ कि 2 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ 12 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਗਏ ਔਰ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਨ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ। ਉਹ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। नमस्ते।
अभिषेक जी, पिछली बार आपने बताया वो प्रोसेस के थ्रू बताया 2002 से लेके 2012 तक। अब बात ये यहाँ तक भी लोग सोचते हैं या लोग के दिमाग में अब भी होगा कि 2012 से पहले जब अन्ना हजारे आंदोलन आता है, लोकपाल बिल के ऊपर आता है, लोकपाल बिल तो आज तक नहीं आया, कम से कम 10-11 साल हो चुके हैं। जब वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था लोकपाल बिल को लेकर, डिसाइड हो चुका था कि एक सियासी पार्टी आएगी, वो आपको सारे भ्रष्टाचार से मुक्त करेगी, एक छवि उन्होंने दिखाई, और दूसरा मॉडल की भी बात करेंगे, दिल्ली का मॉडल क्या है, क्या डिसाइड हो चुका था या केजरीवाल ने कभी इनकार भी किया था सियासत की तरफ जाने के लिए? नहीं, शुरू में तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई प्लान था कि कोई पार्टी बनाएंगे। पार्टी बनाने का तो कोई प्लान नहीं था। और इनफैक्ट आंदोलन में अन्ना के तिहाड़ जाने, तिहाड़ से वापस आने और उसके काफ़ी बाद तक जो है हमको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी की कोई चर्चा नहीं थी कि पॉलिटिकल पार्टी बनेगी। और शायद केजरीवाल का एक बयान मुझे याद आता है, एक बार उन्होंने दिया भी था कि हम पॉलिटिक्स के लिए नहीं कर रहे हैं, ये तो मतलब लोकपाल के लिए आंदोलन खड़ा है। हाँ, तो आंदोलन जब खड़ा है और देश की जनता उसमें खड़ी है, जुड़ी हुई है, सारा मीडिया उसमें लगा हुआ है, इनफैक्ट मीडिया से नौकरी छोड़ छोड़ के पत्रकार आ रहे हैं उस आंदोलन में, कारवां बढ़ रहा है, तो वहाँ पे उस पूरे फ्रेंजी में बिल्कुल ये आइडिया नहीं था कि ये कोई पॉलिटिकल शेप लेने जा रहा है। हम लोग को भी आइडिया नहीं था कि ये कोई पार्टी बनेगी। और जब पार्टी का ख्याल आया तो अन्ना ने तो उसका विरोध किया था, ठीक है, अन्ना ने अपोज किया था कि नहीं, पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनानी है। लेकिन अन्ना के अपोजिशन को जो है वो तो जिस तरीके से उन लोगों ने वोटिंग करवाई, इसमें एक प्रोसेस लिखा है कि कैसे वो, उन्होंने कहा ना कि हम जनता से पूछ के बताएंगे जनता चाहती है कि नहीं कि पार्टी बने कि ना बने, तो वो करते थे, फ़ोन करके वोटिंग करते थे। हाँ, तो वो वोटिंग कितना मैनिपुलेटेड था उसके बारे में लिखा है इसमें। अश्विनी उपाध्याय जो आजकल बीजेपी में हैं, इनके साथ हुआ करते थे, तो उन्होंने पूरी कहानी बताई कि कैसे जो है इन लोगों ने वोटिंग की और अन्ना को जो है मतलब इस पूरे वोटिंग के माध्यम से बताया कि जनता चाह रही है कि पार्टी बने, वरना अपने आप साइड लाइन हो गए। तो ये डिसाइड किसी ने किया भी उस पार्टी का चेहरा केजरीवाल होंगे? ये तो ऑब्वियस है ये कहने की बात ही नहीं है कोई। भाई वहाँ पे रामदेव भी थे, वहाँ पे कितने बेदी भी थे, ना वो केजरीवाल ही क्यों? कि रामदेव देखिए, रामदेव, किरण बेदी, ये सारे लोग जो हैं, इन लोग का एक जाना हुआ अतीत है। थोड़ा सा इस बात को समझिएगा आप कि हमारे यहाँ की पॉलिटिक्स में एक ट्रेंड लंबे समय से चल रहा है कि जो लीडर होता है ना, जो वैक्यूम को भरता है, उसका जो पास्ट है वो पास्ट बहुत जाना हुआ नहीं होना चाहिए। जिसका पास्ट पता होता है लोग उसको नहीं मानते हैं। जैसे मोदी जी का पास्ट बहुत मिस्टिकल है, वो मगरमच्छ से भी खेले हैं, बाल नरेंद्र, वो चाय भी बेचे, वो हिमालय भी गए, सब कुछ किया उन्होंने जैसा वो कहते हैं, और डिग्री का मामला भी है, मतलब बहुत मिस्टिकल है पास्ट उनका। और उनका बहुत कोई पास्ट का ऐसा कोई विश्वसनीय कहानी नहीं है जिसको कि लिखा जा सके, कोई बायोग्राफी लिखने अगर बैठे तो। ठीक, समय ऐसा है कि ऐसे समय में लोगों को ऐसे नेता की ज़रूरत है या ऐसा नेता दिया जाता है जिसके पास्ट पर कोई सवाल ना हो, पास्ट जिसका छुपा हुआ हो। किरण बेदी का पूरा पास्ट यहाँ पे क्लियर है, 20 साल से उनकी कवरेज हो रही है, 25-30 साल से, हैं। पहली तिहाड़ जेल की वो मतलब वो महिला आईजी बनी, आईपीएस, हाँ आईपीएस। और किसका मतलब रामदेव का पास्ट नहीं क्लियर है क्या? सब जानते हैं, 30 साल से लोग जान रहे हैं। जिसका पास्ट क्लियर है और कंटिन्यूटी में है पब्लिक डोमेन में, उसको थोड़ी नेता चुना जाएगा। मिस्टिकल वो मिस्टिकल एलिमेंट होना चाहिए ना। अरविंद केजरीवाल में वो मिस्टिकल एलिमेंट है, ठीक है। नरेंद्र मोदी में वो मिस्टिकल एलिमेंट है कि आप पीछे जाके देखोगे तो कुछ मिलेगा ही नहीं। आपने एक बड़ा अहम जवाब दिया था पिछले एपिसोड में। आपने बोला था, मैंने आपसे सवाल किया था किसने किसको चूज़ किया, आपने बोला भी दोनों को खुद नहीं पता किसने किसको चूज़ किया। नहीं, ऐसे ही होता है आंदोलनों में। आप बताओ ना, मतलब गांधी जी ने नेहरू को चूज़ किया कि नेहरू ने गांधी जी को चूज़ किया? कोई जवाब है किसी के पास? नहीं है। आरएसएस ने मोदी जी को चूज़ किया कि मोदी जी ने आरएसएस को चूज़ किया? मनमोहन सिंह ने मोदी को चूज़ किया या मोदी ने मनमोहन सिंह को चूज़ किया? कोई जवाब है इसका? कोई जवाब नहीं है। इसके लिए आपको स्टेट का पूरा फंक्शनिंग समझना होगा कि एक स्टेट
एक कैपिटलिस्ट स्टेट किस तरह से काम करता है, कैपिटलिस्ट स्टेट में कैसे पॉलिटिकल वैक्यूम को भरा जाता है और डेमोक्रेसीज में से कैसे फासिस्ट एलिमेंट पैदा किए जाते हैं। इस भ्रम से अब कैसे निकला जाए भी कौन क्या है? आपने जैसे कहा भी ये नहीं पता लगता भी किसने किसको चूज किया, तो ये कैसे पता लगेगा कौन किसकी बी टीम है? कोई किसी की बी टीम नहीं है और सब एक दूसरे की बी टीम है ना। कोई किसी की बी टीम नहीं है, सब एक दूसरे की बी टीम है। इसको समझने के लिए आपको डेमोक्रेसी के पूरे फंक्शनिंग को समझना पड़ेगा। किसी भी डेमोक्रेसी में कोई भी पार्टी का खड़ा होना मना तो है नहीं, मल्टी पार्टी सिस्टम है, कोई पार्टी बना सकता है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, ठीक। तो कोई अगर चुनाव लड़ रहा है, आंदोलन से पार्टी खड़ा किया है, तो ये आप कैसे कह सकते हैं वो किसी का बी टीम है? हैं? ये चिट्ठियां का आपने जिक्र किया है, अब मैं तो बता तो रहा हूँ आपको, चिट्ठियाँ हैं, लोगों के परसेप्शंस हैं, लोगों का कहना है, ठीक। लेकिन आप ये बताओ कि किसी को अगर बी टीम ही बनानी होगी तो वो आंदोलन करके जेल जाके लाठी खा के क्यों बनाएगा? वो तो पार्टी बना लेगा, चुनाव आयोग से रजिस्ट्रेशन करवाएगा, चुनाव लड़ेगा, क्या प्रॉब्लम है? बहुत पार्टियां हैं इस तरह की, हजारों पार्टियां हैं इस देश में। तो ये स्वीपिंग स्टेटमेंट इस तरह का जो है मैं नहीं दे सकता कि कोई किसी की बी टीम है। लेकिन अगर इस पूरे लोकतंत्र के भीतर आप पार्टियों के प्रोग्राम को और पार्टियों की आइडियोलॉजी को देखें, कंपेयर करें, तो अब बीजेपी क्या है? बीजेपी का पूरा जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो प्रो कॉर्पोरेट है। इस प्रो कॉर्पोरेट पॉलिसी को शुरू किसने किया? कांग्रेस ने किया। न्यू लिबरलिज्म कांग्रेस लाया। आम आदमी पार्टी जब बनी तो आम आदमी पार्टी का पूरा एजेंडा क्या है? वो भी तो न्यू लिबरल ही है, सेम टेम्पलेट है, वो भी प्रो कॉर्पोरेट है। तीनों में फ़र्क क्या है? तीनों में फ़र्क बस इतना है, बहुत बुनियादी रूप से, कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स थी, मतलब जो नियो लिबरलिज्म कैपिटलिज्म के साथ काम करने का तरीका था कांग्रेस का, वो मेथड था कंसेंसस वाला। क्यों? कांग्रेस 125 साल पुरानी पार्टी है, ओल्ड स्कूल है, ठीक। तो वो ओल्ड स्कूल के नतीजे जो है, कांग्रेस कोई काम करती थी तो वो राय शुमारी करके करती थी। हमसे ही बात कर लेगी, आपसे ही बात कर लेगी, तुम भी खुश रहो जी, हम भी खुश रहें, ये कर लेते हैं। कंसेंसुअल पॉलिटिक्स थी उसकी। वो भी करेगी जिंदल के लिए ही, वो भी करेगी अडानी के लिए, वो भी करेगी अंबानी के लिए, कहीं और से नहीं अपने लोगों को ले आएगी। लेकिन वो हमें आपको मना के, हमें आपको बता के करेगी। कंसेंसुअल पॉलिटिक्स, ठीक। भाजपा आई तो भाजपा की पॉलिटिक्स क्या है? बातचीत नहीं करनी है, जो करना है कर देना है। आंख बंद करके फार्म लॉज, कृषि कानून बना दिया। तो ये क्या है? ये आक्रामक है, एग्रेसिव पॉलिटिक्स है। बीजेपी की, आरएसएस की पॉलिटिक्स सेम टेम्पलेट पे, उसी कॉर्पोरेट टेम्पलेट पे एग्रेसिव पॉलिटिक्स है। अब कंसेंसुअल पॉलिटिक्स का ज़माना गया, एग्रेसिव पॉलिटिक्स का ज़माना आया, क्योंकि कैपिटलिज्म को एक तरफा तरीके से बिना किसी से रायशुमारी किए कॉर्पोरेट के पक्ष में ज़मीनें हड़पनी हैं। तो सीधे सीधे काम करो, डंडा मारो, लो। आम आदमी पार्टी ने क्या किया? आम आदमी पार्टी उसी टेम्पलेट पे आई, सेम टेम्पलेट, सेम पॉलिसीज़, कुछ भी बदला नहीं। मेथड क्या रहा? करेक्शनल मेथड, इसको हम बोलते हैं करेक्शनल पॉलिटिक्स, ठीक है। तो करेक्शनल का मतलब कि ठीक है जी, आप जो कर रहे हो वो भी ठीक है, आप जो कर रहे हो वो भी ठीक है, आपकी देशभक्ति भी ठीक है, आपका झंडा भी ठीक है, अडानी अंबानी भी ठीक है जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हमें जनता से मतलब है, थोड़ी सी बिजली मुफ्त दे देंगे, थोड़ा सा पानी मुफ्त दे देंगे, हाँ, खुश रहो जी, आप भी खुश रहो। दिस इज कॉल्ड करेक्शनल पॉलिटिक्स, ठीक। अब आप बताओ कौन किसकी बी टीम है? कोई किसी की बी टीम नहीं है और सब सबकी बी टीम है। कहने का मतलब ये कि डेमोक्रेसी में किसी भी, जिस तरह की डेमोक्रेसी है हमारी, हैं, इस तरह की डेमोक्रेसी में जब कोई भी पॉलिटिक्स करने आता है तो वो इतना तय है कि जो लार्जर वर्ल्ड पॉलिटिक्स है या वर्ल्ड ऑर्डर है उसको चैलेंज तो नहीं करता है। वो उसी फ्रेम के भीतर, उसी कैपिटलिज्म के फ्रेम के भीतर थोड़ी मोड़ी गुंजाइश निकालता है, थोड़ी सी गुंजाइश निकालता है, ठीक। गुंजाइश का नाम है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने उसी टाइट फ्रेमवर्क के भीतर गुंजाइश निकाला। और गुंजाइश क्या निकाला कि चलो खंबे पे चढ़ के तुम्हारा तार ठीक कर दिया और बिजली फ्री दे दी
और थोड़ा सा जो है तुमको खेलने के लिए मैदान बनवा दिया, राहत दे दी। राहत दे दी, ठीक है। मतलब ये राहत तो कांग्रेस में भी नहीं थी और भाजपा में भी नहीं थी, तो थोड़ी सी राहत दे दी। लेकिन लार्जर आइडिया क्या है? लार्जर आइडिया वही कैपिटलिस्ट न्यू लिबरल है कि बेचना है, जल जंगल ज़मीन आदमी सब बेच डालो। बेचने में कोई दिक्कत नहीं है, न केजरीवाल को प्रॉब्लम बेचने में, न मनमोहन सिंह को, न मोदी जी को। तो राजनीति इसको ही कहते हैं। तो आप बताओ कौन किसकी बी टीम है? सब सबकी बी टीम है या कोई किसी की बी टीम नहीं है, ठीक है। तो लोग कहाँ खड़े हैं इस चीज़ में? फिर लोग कहाँ खड़े हैं? लोग कहीं नहीं है। ये तो अगर मिल के मान लो आपके घर में 3 लुटेरे आ गए, तीनों अलग अलग किस्म के लुटेरे हैं, लेकिन तीनों का काम है आपको लूटना, तो आप कहाँ रहोगे? आपको तो लूटना तय है। लोग किसी भी लाइन में कहीं भी खड़े नहीं है। लोगों का लूटना तय है भाई। आप किसी को चुन लो, आपका लूटना तय है। आप कहाँ जाओगे? केजरीवाल जब सत्ता में आते हैं तो वो बोलते हैं मैं बस पैसे नहीं लगाने के लिए, लोग पैसे लगाएंगे। क्या फंडिंग तब से शुरू हो जाती है कि लोगों के पैसे के ऊपर ही चुनाव लड़ते हैं? नहीं, पैसे के बहुत स्रोत रहे हैं इनके। मतलब मुझे तो लगता है कि 2000 से 2002 के बीच में अमेरिका में जो रहे हैं ये, इन्होंने बड़े संपर्क बनाए होंगे। मतलब इसमें तो एक आध की बातचीत भी है। प्राण कुरूप हैं, एक हमारे मित्र हैं जो इनके मित्र हुआ करते थे, इनसे नाराज़ हो गए, डॉक्टर मुनीश रायजादा, हैं, तो बड़े पीडियाट्रिशियन हैं अमेरिका में। तो हम लोग से भी मिलते थे अक्सर, जब इनसे नाराज़ हुए तो हम लोग से मिलने लगे। हाँ, तो बहुत ऐसे लोग रहे हैं, बहुत पैसा लोगों ने इकट्ठा किया है, इनको दिया है। और आप तो जानते हैं, मतलब आप तो किसान आंदोलन देख रहे हैं भाई। किसान आंदोलन जैसा एक जेन्युइन आंदोलन किसानों का, जब उसे सहानुभूति में इतना फंड मिल सकता है, इतनी मदद मिल सकती है, तो ये तो करप्शन का मसला था। हाँ, मैं वो भी आऊँगा, इसकी फंडिंग के ऊपर भी आऊँगा। बात करते हैं इलेक्शन के प्रोसेस की, जो राजनीति को लेके केजरीवाल आम आदमी पार्टी बना लेते हैं। लोग जुड़ते गए, लोग टूटते गए। लोग जुड़ के टूट क्यों जाते थे? क्योंकि पहली बात करें कि पंजाब में 4 MP दिए, उसके बाद 4 में से 3 छोड़ के चले जाते हैं। वो टूटते क्यों थे, जुड़ते क्यों थे? क्योंकि टूटने की भी कोई वजह नहीं थी लॉजिकल, और जुड़ने की भी कोई लॉजिकल वजह नहीं थी। आप समझो ना, अगर जुड़ने की कोई आइडियोलॉजिकल बेसिस हुआ करती तब तो आप जुड़े रहते और आइडियोलॉजिकल पॉइंट पर डिफर करके निकलते। क्योंकि जुड़ने का कोई आइडियोलॉजिकल बेसिस नहीं है, तो निकलने का भी कोई आइडियोलॉजिकल बेसिस नहीं है। आप बताऊं, जो विचारधारा थी, जो विचारधारा क्या थी, आप बताओ ना। मैं अब आता हूँ विचारधारा। आम आदमी पार्टी की विचारधारा क्या? आम आदमी पार्टी के एक MP रहे पटियाला में, डॉक्टर धर्मेंद्र गांधी। हाँ हाँ, जब उनसे इंटरव्यू करते हैं तो वो बोलते हैं, उन्होंने खुद मेरी इंटरव्यू में ये एक्सेप्ट किया था। जब पहली बार उनकी स्पीच थी पार्लियामेंट में, जब उनको बोलने का टाइम दिया गया था, तो उनको कागज दे दिया गया था आम आदमी पार्टी का कि आपने ये बोलना, आपने कोई भी मुद्दे उठाने नहीं है। उन्होंने कागज फेंक दिया था। ये ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बात बोली है। जब उनसे सवाल किया गया था आप किस और क्यों, किस वजह से आप जुड़े हो आम आदमी पार्टी के साथ, उन्होंने कहा था अच्छे काम करेगी, भ्रष्टाचार को करेगी। उसके साथ लोग जुड़ते गए। क्या आम आदमी पार्टी के पास सिर्फ एक ही नारा है, भ्रष्टाचार, और दूसरा शांति मार्च? इसके सिवाय कोई नारा है आम आदमी पार्टी के पास? नारा तो मान लीजिए कि अब भ्रष्टाचार भी नहीं रहा। अब तो भ्रष्टाचार भी नहीं रहा ना। नोटबंदी के बाद से तो भ्रष्टाचार वाला नारा भी खत्म हो गया इनका, ठीक है। मसला ये है कि एक नारे से अगर कोई आंदोलन खड़ा हुआ है और वहाँ से एक पॉलिटिकल पार्टी बनी है, तो पॉलिटिकल पार्टी का कोई एक थिंक टैंक होगा जो कि सोचेगा कि भैया ये पॉलिटिकल पार्टी की लाइन क्या होगी। आप आज की तारीख में 5 चीज़ों पर केजरीवाल या उनके थिंक टैंक से सवाल पूछ लो। आप बताओ जी, माओइज़्म पे आपका क्या लाइन है, नक्सल पे क्या लाइन है आपका, बताओ। चुप रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। आप बोलो, आप बताओ जी, आपका जो है कश्मीर पे क्या लाइन है, चुप रहेंगे, ठीक है। अब चुप रहेंगे आप तो, चूँकि उन्होंने स्वागत किया था कश्मीर के 370 के हटने का, तो बोल देंगे हाँ जी हमने स्वागत किया था। लाइन नहीं बताएंगे वो, बोल क्यों किया था, क्यों किया था पूछ दोगे आप, फंस जाएंगे, वो नहीं बता पाएंगे। हाँ, अब बोलो, आप बताओ जी जाति पर आपकी क्या लाइन है, व्हाट इज़ योर थॉट अबाउट कास्ट सिस्टम, वो नहीं बता पाएंगे, ठीक है। आप बताओ जी क्लास पर आपकी क्या लाइन है, हैं, क्लास और कास्ट के इंटरप्ले पर आपकी लाइन क्या है, हैं? भाई ऐसा है कि जब आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी ही नहीं है, सिर्फ एक मुद्दा है जिस मुद्दे पर आपको खड़ा होना है, और वो मुद्दा आइडियोलॉजिकल मुद्दा नहीं है। करप्शन इज़ नॉट एन आइडियोलॉजिकल इशू। करप्शन तो सिस्टमिक मामला है ना, व्यवस्था का मामला है, व्यवस्था में काम करने के तरीकों का मामला है।
हैं? उसमें आइडियोलॉजी कहीं नहीं है। तो सिर्फ आप भ्रष्टाचार को ठीक कर दोगे तब भी बाकी चीज़ों पे लाइन आप क्या लोगे? हैं भाई, पंजाब में गए हैं राज करने, बेअदबी पर लाइन क्या लेंगे ये बताएं? पंजाब के पानी के बंटवारे पर ये लाइन क्या लेंगे? कोई इनका पॉलिसी है पानी के बंटवारे पे? कल उसने कहा, खट्टर ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, कि हमारी जो प्राथमिकता है वो है पंजाब के पानी को दिल्ली को दिलवाना। हाँ, पंजाब के पानी को दिल्ली को दिलवाना जो है वो खट्टर की प्राथमिकता है। अब केजरीवाल की प्रायोरिटी गायब है, पता ही नहीं है उनको। हाँ, आपके यहाँ जो आप पंजाब का जो एथनिसिटी का प्रॉब्लम है, पंथक जो लाइनें हैं, उस पर केजरीवाल का क्या स्टैंड है? बहुत चीज़ें हैं। मतलब इस देश में यार, ये देश बहुत जटिल है ना, बहुत जटिल है। मतलब 5 कोस पे पानी बदलता है यहाँ पे। हाँ, इतनी भाषाएं हैं, इतने सोच हैं। तो केजरीवाल या उनकी आम आदमी पार्टी जिस तरीके से डेवलप हुई है और बनी है, उसमें कहीं किसी तरह के विचार की गुंजाइश नहीं है। वो 2 मिनट मैगी पका के खाने वाला मसला था, और विचार की गुंजाइश जो लोग पैदा कर सकते थे, जो लोग आए थे इसके लिए, उनको तो भगा दिया गया। योगेंद्र यादव एंड कंपनी जो, या प्रशांत भूषण, ये पढ़े लिखे लोग थे, ये वहाँ पे क्लास लेते थे। हैं, अलग अलग सब कमेटियाँ बनाई गई थी अलग अलग इशू पे। हैं, एक बहुत पुराने सज्जन जिनकी डेथ हो गई, उनका मैंने जिक्र किया है, वो योगेंद्र यादव के गुरु थे, प्रोफेसर राकेश सिन्हा। ये राकेश सिन्हा नहीं, प्रोफेसर राकेश सिन्हा बनारस में रहते थे, योगेंद्र यादव के गुरु हैं। उनकी डेथ हो गई 2 साल पहले। वो थे इनके पार्लियामेंट्री उसमें जो इनकी कमेटी थी, सबसे बड़ी कमेटी। हैं, उस तरह के पढ़े लिखे समझदार समाजवादी लोग थे जिनके पास लाइन थी। अच्छा, जब केजरीवाल चुनाव लड़ते हैं, 49 डे 49 दिन की गवर्नमेंट बनती है, उसके बाद टूट जाती है, फिर दोबारा वो पूरी मेजोरिटी के साथ 67 सीटें ले जाते हैं। अब ये दोनों टर्नओवर को कैसे देखना चाहिए? कांग्रेस का तो सफाया हो जाता है दिल्ली से, अब ये दोनों चीज़ कैसे इनको देखना चाहिए? फंडिंग को लेके कैसे देखना चाहिए? जो केजरीवाल सियासत में आ जाते हैं, सीएम बन जाते हैं दिल्ली के, उसके बाद उनसे एक एक चीज करके वापस ले जाती है, कहते हैं अब नाम के सीएम है केजरीवाल दिल्ली में। तो वो लोकपाल बिल भी पीछे रह गया, जो भ्रष्टाचार का मुद्दा था वो भी पीछे रह गया, केजरीवाल आगे निकल गए। नहीं, आगे कहाँ निकले, वही हैं, कहीं आगे तो निकले नहीं, हमको नहीं लगता। आगे उन्होंने एक कदम बढ़ा के पंजाब में बना ली अपनी सरकार। पता नहीं उन्होंने आगे कदम बढ़ाया या नहीं, या उनसे मतलब या तो ये तय रहा होगा, हो सकता है। पिछली बार जब पंजाब में चुनाव था 2017 में, तो ये तो प्लान पिछली बार का था, मुझे जितना पता है। कांग्रेस को ख़त्म करके रिप्लेस करने का प्लान तो पिछली बार का था। वो तो अमरिंदर ने अपनी टांग बीच में डाल दी और पैसे इतने बहाए कि पिछली बार ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया। आप भी जानते हो, पिछले चुनाव में अमरिंदर ने अपने लास्ट लैप में अमरिंदर ने जितने पैसे खर्च किए थे कांग्रेस के कैंडिडेट्स को जितवाने के लिए, वो तो आप भी जानते हो। वरना आम आदमी पार्टी पिछली बार ही कांग्रेस को रिप्लेस कर लेती पंजाब में, पिछली बार ही तय था। 5 साल वो डिले हो गया। अब की जो हुआ है उसको पहले ही हो जाना था। इसका मतलब कि केजरीवाल ने कोई कदम वदम नहीं बढ़ाए हैं। केजरीवाल को कितना कदम बढ़ाना है, कहाँ कदम बढ़ाना है, ये सब कुछ कैलकुलेटेड है, तय है, और एक लार्जर गेम प्लान का पार्ट है। कौन से गेम? कांग्रेस मुक्त भारत, वो तो बीजेपी का नारा है। हाँ, तो क्या प्रॉब्लम क्या है? बीजेपी को क्या दिक्कत है? कांग्रेस की जगह अगर आम आदमी पार्टी आ गई सत्ता में या उसके विपक्ष में, तो बीजेपी को कोई दिक्कत है क्या? तो बी टीम कौन हुई, किसकी? फिर बी टीम की बात ही नहीं कर रहे हैं हम। आप ये समझो कि कंसेंसुअल पॉलिटिक्स का ज़माना गया। कांग्रेस की पॉलिटिक्स जो थी रायशुमारी वाली, वो लोकतंत्र का ज़माना गया। अब एग्रेसिव कैपिटलिस्ट को क्या चाहिए? कैपिटलिज्म को चाहिए कि एग्रेसिव पॉलिटिक्स हो। ये आया मामला जमीन अधिग्रहण का, तो ये मामला एनजीटी में ना जाए, कोर्ट में ना जाए, सीधे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट से साइन हो और ज़मीन आ जाए हमारे पास। हैं, ये पॉलिटिक्स ऐसे आ गई है। एग्रेसिव पॉलिटिक्स चाहिए ना। अब वो फंसे ना, ब्यूरोक्रेसी में ना फंसे, यहाँ वहाँ रायशुमारी में ना फंसे। पहले क्या होता था, विज्ञापन निकलता था, हाँ जी इस मसले पे आप अपनी राय जमा करवाएं, उसके बाद हम जो है उसको भेजेंगे कहाँ,
पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजेंगे, फिर पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने जो है वो होंगे बयानात, और उसके बाद जो है वो मामला आएगा लोकसभा में, फिर जाएगा राष्ट्र। ऐसा होता है क्या? तो फिर तो आप बोलोगे कल को वोट भी नहीं होंगे। अरे परसों किसने क्या कहा है? आप परसों अखबार पढ़ो, आप परसों का अखबार पढ़ो। किसने कहा है कि हम जो है मोबाइल पे ऑनलाइन वोटिंग पे विचार कर रहे हैं? आपने पढ़ा नहीं? ऑनलाइन वोटिंग तक बात आ गई भाई साहब, संस्थाएं खत्म हैं। आपने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का नाम कितने साल से नहीं सुना है? आप बताओ। कोई मुद्दा जेपीसी के पास आज तक गया? आपको पता है कितनी जेपीसी है? जेपीसी के मेंबर्स कितने हैं? नहीं पता है आपको। संस्थाओं को, डेमोक्रेटिक संस्थाओं को धीरे धीरे खत्म करने की पूरी योजना है। क्यों? इसलिए क्योंकि पूंजी की सेवा में, कैपिटल की सेवा में जो भी काम होने हैं उसमें स्पीड ब्रेकर्स नहीं चाहिए, तुरंत काम होना है। ये कागज आया, साइन मारा, काम खत्म। उधर गया, गोली मारा, जमीन लिया, काम खत्म। बीच में ब्रेकर्स नहीं चाहिए। ये है एग्रेसिव, सुन लो इसको आप, ये है एग्रेसिव पॉलिटिक्स भाजपा की। ये एग्रेसिव पॉलिटिक्स जो है, अब मान लो कि लोगों को ये बात समझ में आ गई कि ये बीजेपी की एग्रेसिव पॉलिटिक्स बहुत ख़राब है और लोग बीजेपी के खिलाफ हो गए, तो बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी दो ही काम कर सकती है, या तो अपनी पॉलिटिक्स बदल ले या तो सत्ता से निकल जाए। पॉलिटिक्स तो बदलेगी नहीं, सत्ता से भी नहीं जाना है, तब क्या करेगी? बीजेपी भी करेक्शनल रास्ता अपनाएगी। ठीक, अब बीजेपी के लिए आइडियोलॉजिकली करेक्शनल रास्ता अपनाना संभव नहीं है, तो उसने क्या किया? यूपी में पैसे दिलवाए, अनाज दिलवाया। ठीक, पैसा अनाज दिलवा के उसने वोट ले लिए बीजेपी ने। ये क्या है? ये एक तरह की पोस्ट पेड प्रीपेड रिश्वत जैसी है लोकतंत्र में, हैं? ठीक है। अब लेकिन बीजेपी के सामने अगर कांग्रेस खड़ी होगी तो लोग कहेंगे यार कांग्रेस कम से कम लोगों से बातचीत करके तो करती थी, ये तो बिना बात किए गोली मारते हैं सीधे, हैं? इसीलिए कांग्रेस नहीं चाहिए। इसलिए चाहिए उनको क्या? एक पार्टी ऐसी जिसकी पॉलिटिक्स करेक्शनल हो, मतलब थोड़ा मोड़ा जनता के बारे में सोचती हो, करती हो, लेकिन जो बीजेपी के आइडियोलॉजिकल लाइन का विरोध ना करे। तो आप देख लो, दिल्ली में भी केजरीवाल ने उतने ही झंडे लगवा दिए, पता नहीं 100-100 फुट के 70 जगह झंडे लगवाए हैं। देशभक्ति का पाठ्यक्रम चालू कर रहे हैं, पैट्रियोटिज्म का पाठ्यक्रम लागू कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा के लिए सब्सिडी दे रहे हैं। और दिल्ली में दंगे हुए तब ये घर में बैठे रहे। शांति मार्च निकाला जब 2 दिन 3 दिन दंगे हुए, शाहीन बाग के मसले पे जो है इन्होंने हाथ खड़े कर दिए। जेएनयू के मसले पे भी नहीं बोले, खड़े कर दिए। कन्हैया के लिए चार्जशीट ओके कर दी, क्या क्या नहीं किया। तो ये सब क्या किया? ये सब बीजेपी को सूट करने वाली पॉलिटिक्स में इन्होंने सेवा दी अपनी, लेकिन जनता को बिजली पानी का तोहफा देते रहे। बीजेपी को ऐसी ही पार्टी चाहिए अपने अपोजिशन में जो उसका आइडियोलॉजिकली विरोध न करे, लेकिन जनता को थोड़ी मोड़ी राहत देते रहे। कांग्रेस रहेगी तो प्रॉब्लम ये होगी कि कांग्रेस अपने पूरे 125 साल के पैकेज के साथ रहेगी और जनता को वो फिर वापस चली जाए जनता, ये बीजेपी को गवारा नहीं है। इसीलिए लार्जर गेम प्लान में कांग्रेस के वैक्यूम को भरने के लिए आम आदमी पार्टी है, और वो आम आदमी पार्टी जब वैक्यूम को भरेगी तो उसका बीजेपी से कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। अगर कन्फ्लिक्ट आपको दिख रहा है तो आप समझ जाओ कि ये जो है WWF वाली नकली लड़ाई है, नकली लड़ाई है। यहाँ पर 3 MCD को इन्होंने एक किया और ये जो है चले गए कोर्ट और हल्ला करने लगे, हैं? भाई इनको पता है कि GNCT एक्ट के तहत इनके हाथ में कुछ है नहीं, और केंद्र के हाथ में है कि केंद्र कर सकता है तीनों निगम को एक। तो बिना मतलब का क्यों हल्ला कर रहे हो भाई? जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि आपसी लड़ाई लड़ रहे हैं, नूरा कुश्ती कर रहे हैं, हैं? नहीं, कुश्ती तो अभी भी कर रहे थे 4 दिन पहले केजरीवाल, जो बोल रहे थे मैं चैलेंज करता हूँ MCD के इलेक्शन करवाए जाएं। वो सिर्फ दिखाने के लिए होता है, नूरा कुश्ती, वही मैं वही कह रहा हूँ, 36 इंच के टीवी पे दिखाने के लिए वो नूरा कुश्ती है। आप चैलेंज कर रहे हो, चैलेंज का ग्राउंड क्या है? आपके हाथ से तो सब ले लिया गया GNCT एक्ट से, बचा क्या आपके पास कि आप चैलेंज कर रहे हो, हैं? भाई टेक्निकल ग्राउंड तो होना चाहिए आपका, तब तो आप लड़ाई लड़ो। अपनी सत्ता तो आप बचा नहीं पाए, कुछ बचा नहीं आपके पास, हैं? और आपने तब भी कोई विरोध नहीं किया। शुरू के 2 साल विरोध किया जो किया, बाकी 2 साल तो चुपचाप बैठे रहे। शीला दीक्षित जब तक यहाँ में थे, सत्ता में थे, अब तो चलो इस दुनिया में नहीं है, क्या कांग्रेस को रिप्लेस करना जरूरी था दिल्ली से?
अब ये तो देखिए बहुत मुश्किल सवाल है। मतलब रिप्लेस क्यों, मतलब रिप्लेस ऐसे मत कहिए, क्योंकि शीला दीक्षित हमेशा तो थी नहीं। उसके पहले तो मदन लाल खुराना थे, सुषमा स्वराज थी। बीजेपी तो रही है ना दिल्ली में, और दिल्ली में बीजेपी इतनी मजबूत रही है कि आज भी एमसीडी पर जो है वो बीजेपी का कब्जा कोई तोड़ नहीं पाया है। तो ऐसा नहीं है। एक बड़ी जो अजीब बात होती है, एमएलए तो बन जाते हैं आम आदमी पार्टी के और एमपी जो बन जाते हैं वो बीजेपी के। तो हो सकता है कोई तालमेल हो भाई। आप ये आंकड़े फिट बैठते हैं? पता नहीं, आप किताब में देखना। आप अगर किताब में एक छोटा सा इतिहास लिखा हुआ है कि ये नारा एक आया था, हैं, मोदी फॉर पीएम एंड केजरीवाल फॉर सीएम। हैं, मुझे पहले ही इंट्रोडक्शन में मैंने ये मतलब आश्चर्य जाहिर किया है कि भाई एक ही जनता दिल्ली की आखिर वो क्या सोच के सीएम चुन रही है केजरीवाल को और पीएम चुन रही है मोदी को। ये जनता क्या मतलब बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया है क्या जनता को? ये सवाल अभी भी मन में लोगों के सवाल है। बाइपोलर डिसऑर्डर है भाई। एक ही टाइम में चुनाव हुआ ना, तो एक टाइम में चुनाव हुआ, केजरीवाल नए नए आदमी थे, आपने केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना दिया और उसको बना दिया प्रधानमंत्री। अगर आपको दोनों की आइडियोलॉजी एक लग रही है तब भी आप किसी एक को ही चुनते जो बड़ा होता। अगर दोनों की डिफरेंट लग रही है तो आप किसी एक पाले में जाओगे, दोनों को नहीं चुनोगे। ये क्या रहस्य है भाई? तो वो जो केजरीवाल फॉर सीएम और मोदी फॉर पीएम का नारा था, वो नारा कहाँ से आया था और कहाँ चला गया, इसके पीछे की सारी कहानी है वो कहानी इसमें है। आप देखिएगा कैसे आया, फिर वेबसाइट से गायब हो गया, फिर दोबारा आ गया। चलो वेबसाइट की भी आपसे बात पूछेंगे। एक इस एपिसोड का मेरा आखिरी सवाल है कि केजरीवाल जब सीएम बनते हैं, जब 49 दिन की सरकार तो टूट जाती है, वो उसके बाद जब बनते हैं तब चंदा को लेके जो पैसे आते हैं केजरीवाल के नाम पे या आम आदमी पार्टी के नाम पे, उन पैसों को लेकर भी आपने किताब में लिखा कि एक ब्रिज के नीचे प्रोटेस्ट हो रहा था। एक आदमी जो बाहर से आया था वो प्रोटेस्ट कर रहा था। क्या लोगों को समझ लग गया था जब केजरीवाल उस वक्त 5 साल के टर्नओवर में रहे कि कहीं ना कहीं झोल है? और आपने ये भी जिक्र किया कि वेबसाइट के ऊपर इन्होंने पैसे का जो भी आंकड़ा था वो गायब कर दिया। हाँ, वो तो एक वहाँ पे वो काउंटर था ना, साइट पे जो है एक काउंटर था जिसमें रियल टाइम में दिखाता था कितना चंदा आया, रियल टाइम में दिखता था। वो बंद हो गया था, वो काउंटर चलना बंद हो गया था। तो बहुत लोगों ने डिमांड किया कि भाई उसको आप रियल टाइम में दोबारा अकाउंटेबिलिटी की बात करते हो तो दोबारा आप साइट पे ले आओ कितना चंदा आ रहा है, लेकिन वो नहीं ले आए। उसको लेके बहुत लोग नाराज़ हो गए। तो वो जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं वो डॉक्टर है अमेरिका में, डॉक्टर मुनीश रायज़ादा। उसने जो है ये बाकायदे मोर्चा खोला यहाँ दिल्ली में और पंजाब इलेक्शंस में भी ले गया। 2017 के इलेक्शंस में बढ़िया उसने प्रचार किया पंजाब में इनके खिलाफ। फाइनली वो बादल के साथ खड़ा होकर फ़ोटो खिंचवा लिया तो उसकी क्रेडिबिलिटी जाती रही हैं। भाई आप अगर विरोध कर रहे हो तो फिर वैचारिक विरोध होगा ना, पाला तो बदल लोगे आप। तो वो बादल के साथ जाके फ़ोटो खिंचवा लिया तो उसकी क्रेडिबिलिटी भी चली गई। हाँ, लेकिन चंदे वाला मसला तो अभी भी है रहस्य। क्योंकि शुरुआत में याद कीजिए फोर्ड फाउंडेशन की बात उठी थी कि फोर्ड फाउंडेशन से पैसा लेते हैं, तो परिवर्तन तो रजिस्टर्ड एनजीओ था नहीं, अनरजिस्टर्ड था। और मनीष सिसोदिया का जो कबीर है वो रजिस्टर्ड एनजीओ था। कबीर को फोर्ड से पैसा आता था और परिवर्तन में वो इधर डायरेक्ट होता था। हाँ? तो इधर पैसा आ रहा है, इधर से इधर आ रहा है। हाँ? कुछ तो हिसाब होगा उसका। तो आप भले रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन पैसा तो फोर्ड का ही आ रहा है। चलो कोई नहीं, फोर्ड का आ रहा है, कोई बात नहीं। इस देश में आधा देश फोर्ड से ही बना है। वो नेहरू जी के टाइम से फोर्ड चला आ रहा है, वो छोड़ दो आप। कह रहे हैं कि भाई जो चंदा आ रहा है उस चंदे का कोई हिसाब होगा, अगर अकाउंटेबल है तभी भी हिसाब दे दें। ये शपथ ग्रहण के दिन मान का जो शपथ ग्रहण था, सारे अखबारों में फुल पेज ऐड छपा था, सारे अखबारों में, हिंदी अंग्रेजी ऑल एडिशंस, सारे अखबारों में एक पन्ने का कि भगवंत मान का ये चलेगा भगत सिंह के गांव में, टू वॉच दिस लाइव स्ट्रीम हियर। हैं, अब आप बताओ, सिंपल हम लोग बैठ के उस दिन कैलकुलेट कर रहे थे 5-6 लोग, सारे अखबारों में फुल पेज ऐड ऑल एडिशन देने का एक दिन में सेम डे में कितना खर्चा हुआ? मैंने फ़ोन लगाया वहाँ बैठे बैठे पार्टी के ही एक आदमी को, आम आदमी पार्टी का ही आदमी है, ठीक ठाक अंदर। उसने, मैंने बोला किसने खर्च किया? उसने बोला पंजाब गवर्नमेंट ने। मैंने कहा अभी तो शपथ भी नहीं ली है भाई, खजाने से पैसा निकाल लिए, खजाने में पैसा ही नहीं है।
हम बोले कितना खर्चा होगा? बोला पता नहीं यार, होगा 100-150 करोड़ होना चाहिए। तो आप सोचो भाई साहब, ओथ नहीं हुई, ओथ का ऐड निकाल रहे हैं, खजाना खाली पड़ा है पंजाब का, और 100-150 करोड़ मतलब 50 करोड़ का भी अगर ऐड दे रहे हो, कोई तो अकाउंटेबल होगा। शपथ हुई नहीं, सरकार बनी नहीं, तो पैसा कैसे ले लिया? और ऐड दे रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। ये क्या तरीका है? हम तो कह रहे हैं कि छोड़ो सारा भ्रष्टाचार, सारा फंडिंग छोड़ो, इस पर बात करके आप निकालो। आप पता करो कि किसने सारे अखबारों में ऑल एडिशन ऐड दिया और किस अख्तियार से जो है पैसे खर्च किए। देश के टॉप 10 अखबारों में सेम डे फुल पेज का ऐड निकालने का कितना खर्च होगा? आप कैलकुलेट कर लो, फ़ोन करके पता कर लो। ये सारे अखबारों का ऑल एडिशन है। दैनिक भास्कर के 100 से ज़्यादा एडिशन है, दैनिक जागरण के 100 एडिशन है। 100 एडिशन वाले अखबारों में निकल रहा है फ्रंट पेज, अंदर पेज, तीसरा नंबर, चौथा, ऐसे ऐसे। तो वो केजरीवाल ने बाकी स्टेट में भी तो जाना है, जाना ही है। जो गुजरात के इलेक्शन है, हिमाचल के भी हैं, कुछ सालों बाद हरियाणा के भी इलेक्शन है। क्या वो लोगों को अभी दिमाग में वो चीज़ डाली जा रही है, 2 स्टेट, अब तीसरी किसकी बारी तो है? हो गया अब तो। ये तो बहुत बढ़िया। आप अगर बात करें सड़क चौराहे पे, तो लोगों की नज़र में केजरीवाल आ गया। 2014 में जो केजरीवाल हंसी के पात्र होते थे, 2024 में वो हंसी के पात्र नहीं होंगे। 2024 में वो कंटेंडर होंगे, प्राइम कंटेंडर होंगे नरेंद्र मोदी के। और वो प्राइम कंटेंडर सिर्फ इसलिए नहीं कि उनकी अपनी काबिलियत है, इसलिए क्योंकि ये पूरा इकोसिस्टम चाहता है ऐसा। ठीक है, तो जब बोलते पूरी कायनात मिलके जब ये साजिश कर रही हो कि किसी को खड़ा करना है, तो उसे कौन रोक सकता है? अब वो साजिश क्या है ये आप समझते रहिए। तो सारी गल बात सुनिए। साडे नाल मौजूद सन अभिषेक श्रीवास्तव। दूजा भाग सी ये किताब दा आम आदमी दे नां दे उत्ते। हुण चलांगे तीजे भाग विच, कोशिश ये करांगे सियासी ਜਾਂ सियासत आम लोगों को समझ लगती है कि आम लोग किसी जगह के उत्ते स्टैंड करते हैं कि सिर्फ असी वोट पान जाने, वोट पान तक साड़ी सोच होंदी है, उस तो बाद असी किहड़ा लीडर चुनिया कि असी चोणों तो पहले उस बारे भी सोचते हैं। साढ़े नाल बने रहना एपीसोड तीजे विच जाके अभिषेक नाल होर गल्लां करांगे इहो जिहियां जो आम आदमी पार्टी नूं अर्श तो फर्श, फिर फर्श तो अर्श तक लैके चले गए लोग, चर्चा बनी रहेगी।